चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की फाइनेंशियल कार्यप्रणाली पर है। जो डेटा सामने आया है ना, वो राजनीतिक फंडिंग और सिस्टम की पारदर्शिता पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। तो बिना किसी देरी के इस पूरे खेल को समझते हैं। शुरुआत इस एक बड़े विरोधाभास से करते हैं। एक तरफ आम नागरिक हैं, बैंक में थोड़ा भी ज्यादा कैश जमा करना हो तो तुरंत पैन कार्ड और 10 तरह के आईडी मांगे जाते हैं, राइट? लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल हैं जो बिना किसी पैन कार्ड के भारी मात्रा में करोड़ों का नकद चंदा बहुत आसानी से ले सकते हैं। नियमों का ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यहीं से इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है। तो अगला हिस्सा है चुनावों की भारी कीमत। आखिर राजनीतिक संस्थाओं को इतने बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत पड़ती क्यों है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60,000 करोड़ रुपए। जी हां, 60,000 करोड़। सोर्स के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनावों में लगभग यही खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। कार्यकर्ताओं के खर्च से लेकर डिजिटल मार्केटिंग और रैलियों तक हर लेवल पर धन का ये भारी बहाव होता है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और ये बेतहाशा खर्च देश को ग्लोबली कहां खड़ा करता है? आंकड़ों पर नजर डालें तो चुनाव पर खर्च के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन वहीं शिक्षा यानी एजुकेशन पर खर्च की बात आती है तो रैंकिंग सीधा 62वें नंबर पर गिर जाती है। ये डेटा हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिस पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, चंदे में टैक्स की खामियां। आखिर इतना सारा पैसा सिस्टम में आता कैसे है और वो कौन से कानूनी लूप होल्स हैं जो इस काम को आसान बनाते हैं? अब इस आंकड़े को देखिए और इसकी गंभीरता को समझिए। 951 करोड़ रुपए। सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से यह सिर्फ 2018 से 2019 के बीच यानी महज 1 साल के अंदर राजनीतिक दलों को मिला हुआ चंदा है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यह पूरा का पूरा डोनेशन गुमनाम था। मतलब ये पैसा किसने दिया, इसका कोई सुराग ही नहीं। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर कोई किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है तो उसे उस अमाउंट पर 100% टैक्स छूट मिलती है। बिल्कुल सही सुना। लेकिन अगर वही पैसा किसी एनजीओ, वृद्धाश्रम या चैरिटी को दिया जाए तो सिर्फ 50% की छूट मिलती है। साफ है कि नियम खुद पॉलिटिकल फंडिंग को कहीं ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। इस पूरे गेम को समझने के लिए क्विड प्रो को यानी कुछ के बदले कुछ वाले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सोर्स का बहुत ही सीधा तर्क है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने बिना किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद के करोड़ों का दान यूं ही नहीं बांटते। इसके बदले में अक्सर नियम उनके फेवर में बनाए जाते हैं और उन्हें इस सिस्टम का पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। हमारा अगला सेक्शन है विदेशी फंडिंग कानूनों में बदलाव। अब देखते हैं कि कैसे विदेशी कॉर्पोरेट पैसों को सिस्टम में लाने के लिए बाकायदा कानूनी सीमाएं ही बदल दी गई। इसके टाइमलाइन को मैप करें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1976 में एक कानून था FCRA, जिसके तहत राजनीतिक दलों के लिए विदेशी चंदा लेना सख्त मना था ताकि बाहरी देश हमारे चुनावों में दखल न दे सकें। लेकिन 2010 में एक मामले के बाद फाइनेंस बिल्स का इस्तेमाल करके इस कानून को पीछे की तारीख से यानी रेट्रोएक्टिव तरीके से बदल दिया गया। आसान भाषा में कहें तो जो विदेशी चंदा पहले गैर कानूनी था उसे बैकडेट से लीगल कर दिया गया। ये पूरा बदलाव 2010 के उस मशहूर वेदांता केस से जुड़ा था। सोर्स के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यूके की एक कंपनी की 300% सब्सिडियरीज ने एक इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल दोनों को भारी भरकम चंदा दिया था। जब ADR ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने गजब की सहमति दिखाई। उन्होंने कानूनी कार्यवाही को तब तक लटकाए रखा जब तक कि खुद को बचाने के लिए कानून ही दोबारा नहीं लिख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, इलेक्टोरल बॉन्ड और गोपनीयता। 2017 में आई इस व्यवस्था को सोर्स ने पब्लिक फंडिंग का एक अपारदर्शी ब्लैक बॉक्स कहा है। अब देखते हैं कि ये पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई भी व्यक्ति या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके बॉन्ड खरीदती है। स्टेप 2, वो उस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को दान कर देते हैं। और स्टेप 3, पार्टी उस बॉन्ड को भुनाकर पैसे ले लेती है। इस पूरी चेन में पैसा देने वाले का नाम पब्लिक से पूरी तरह छुपा रहता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन यहीं पर सोर्स एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन असिमेट्री या विषमता की ओर ध्यान खींचता है। सच ये है कि आम जनता को भले ही अंधेरे में रखा जाता हो, लेकिन बॉन्ड्स तो सरकारी बैंक यानी SBI से जारी हो रहे हैं ना। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठी सरकार के पास ये जानकारी निकालने की पूरी क्षमता होती है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया।
मतलब पूरी तरह से गुमनामी जैसी कोई चीज है ही नहीं। और ये बात इन डेटा पॉइंट से बिल्कुल साफ हो जाती है। सोर्स के मुताबिक 2018 से 2019 के दौरान लगभग 6,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए। अब जरा इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। पूरे 95% फंड सीधे सत्ताधारी दल के खाते में गए और बाकी बचे हुए सारे विपक्षी दलों को मिलाकर सिर्फ 5% हिस्सा मिला। ये गैप अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस सिस्टम का विरोध सिर्फ कुछ आम लोगों ने नहीं किया था। देश की सबसे बड़ी और स्वतंत्र संस्थाओं ने इस पर भारी आपत्तियां जताई थीं। आरबीआई और चुनाव आयोग दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से देश में काला धन और ज्यादा बढ़ेगा। इसके बावजूद इन गंभीर चिंताओं को राजनीतिक स्तर पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। और ये हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, जनता का जानने का अधिकार। सीक्रेसी और अधिकारों के बीच का ये कानूनी टकराव, ये एक बहुत ही क्लासिक कानूनी टकराव है। एक तरफ सरकार है जो संविधान के आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि चंदा देने वालों को निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की पुरानी मिसालें और फैसले हैं जो ये स्थापित करते हैं कि जब बात सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट की हो तो सूचना का अधिकार हमेशा प्राइवेसी से ऊपर होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या आम नागरिकों का ये बुनियादी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो ये जान सकें कि उनके नेताओं को असली फंड कौन दे रहा है? पर्दे के पीछे से चलने वाला ये पूरा फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमारे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, ये यकीनन गहराई से सोचने वाली बात है।